हेलो एंड वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, वो पार्ट फर्स्ट था। और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट सेकंड एंड दिस इज द फाइनल पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फाइनल पार्ट है। इसके अंदर अब आपको समझ में आ जाएगा कि एटम्स क्या होता है, किस तरीके से बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, सेल्स क्या होते हैं और सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, आइसोबार, आइसोटॉप्स, इस तरीके से कुछ अलग अलग नाम भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपका एग्जाम क्वालिफाइड होगा, आप बस इसको करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो मॉडल देखे थे, थॉमसन और रदरफोर्ड। दो मॉडल देखे थे। थॉमसन मॉडल जो था लगभग लगभग बहुत सारी चीजें उसके अंदर गलत थी, और फिर रदरफोर्ड जी ने आए और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और उस चीजों को करेक्ट किया। लेकिन फिर भी उस चीजों के अंदर कुछ चीजें अभी भी हमारे क्लियर नहीं थी। लेकिन हमारे बोर्स आते हैं, बोर जी आते हैं और ये बताते हैं एटम्स के बारे में। इन्होंने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम बताया कि एटम क्या होता है, एक तरीके का प्लेनेटरी मॉडल है। प्लेनेटरी मॉडल का मतलब होता है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरीके से प्लेनेट जो है सन के आसपास घूमते रहते हैं, तो सन को इन्होंने बताया न्यूक्लियस है। और प्लेनेट जैसे कि आपका अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सभी घूम रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन्होंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है और फाइनल यही हम आज इसको फाइनल लेते हैं और इसी के तहत हम एटम को पढ़ते हैं। तो ये हमारा सही वाला और जो है, इसको आपको समझना है और इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल, इसको हम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। सिंपल सी चीज है। रदरफोर्ड मॉडल ने बताया था कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने देख लिया था। वही चीज इन्होंने भी बताई कि सेंटर के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जहां पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। फिर उन्होंने बताया, बोर मॉडल बताता है कि जो आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो वहां पे उस जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल। क्लियर हो गया आपको। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस ऑर्बिट को उसको क्या कहा जाएगा, या तो उसे ऑर्बिट कहा जाएगा या तो उसे शेल कहा जाएगा। जहां पे जिस रास्ते में घूम रहे हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट और शेल। क्लियर हो गया आपको। इन्होंने देखे, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, ये ऑर्बिट हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एटम के अंदर, ये एटम का पार्ट है, एटम के अंदर है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। तो ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। बोर्स ने इस तरीके से मॉडल को समझाया। इन्होंने अलग अलग लेबल बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने तरीका बताया, और इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया और समझाया कि सर देखिए कि किस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, फिर जब आपका एक दूसरा ऑर्बिट भी होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। पर इन्होंने बताया कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूटे ना। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इन्होंने एक क्या किया, यहाँ पे ये गोला आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये जो फर्स्ट नंबर से यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये क्या है आपका, ये पहला शेल है, ये सेकंड नंबर का शेल है, ये थर्ड नंबर का सेल है, ये फोर्थ नंबर का सेल है। तो इस तरीके से सभी सेल यहाँ पे क्रिएट किए गए। अब सेल कह सकते हैं या ऑर्बिट कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका नाम दे दिया। जो पहला सेल था उन्होंने बोल दिया इसको नाम के दे दिया। अब ये कैसे दिया, उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। इन्होंने आप के कर दिया, सेकंड सेल को एल कर दिया, थर्ड को एम कर दिया, फिर एन कर दिया। तो के एल एम एन, इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए एटम कैसा दिखता है तो क्या बताना है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ, आसपास, अराउंड में, एक सेल में, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे चलते हैं हम। देखिए, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं। जो प्रोटॉन सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है और प्रोटॉन की संख्या जो रहती है वो सेम रहती है। क्लियर हो रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर सेम रहते हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल जो है एटम, जब आप बाहर से देखेंगे तो क्या कहेंगे, न्यूट्रल। क्योंकि कोई भी चीज के अंदर अगर दो चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम मात्रा में रहते हैं, सेम अमाउंट में रहते हैं, तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। क्लियर हो रहा है आपसे, आपके आई थिंक अब आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। यहां पे एक हीलियम का एग्जांपल दिया गया कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, कितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉन, जो भी आप कहना चाहें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को ही आप कह रहे हैं एटॉमिक नंबर। किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके ऊपर, उसके अंदर कितना, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। हीलियम के पास 2 है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो आसपास घूम रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। एटॉमिक मास जो कि हम कहते हैं भार, वजन, वो वेट, ये क्या है, 4 है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन एन एटम। अब किसी भी एटम का जो भार होगा वो कैसे नापेंगे, अप्रोक्सीमेटली इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का भार लिया और प्रोटॉन का भार लिया, दोनों को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू वेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना वेट है और प्रोटॉन का कितना वेट है, ये दोनों चीजों को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एटॉमिक मास। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, प्रोटॉन कितना होता है, 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। क्लियर हो गया आपको ये चीज। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल। अब ये जो सेल्स हैं इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इन्होंने बताया कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है हमारा। फिर इन्होंने बताया कि के सेल जो कि हमारा पहला सेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 2। सेकंड नंबर पे सेल हमारा कौन सा है, एल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी रहेगी, 8, फिर 18, फिर 8। तो इन्होंने ये क्या बताया, इन्होंने एनर्जी सेल्स इसको कहा कि एनर्जी के बेस। देखिए, अगर एनर्जी आपको नहीं समझना तो आप बिल्कुल मत समझिए एनर्जी क्या होता है। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है एनर्जी क्या होता है, और वो एक बहुत बड़ी एक साइंस है, उस पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूंगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, तो पहले शेल, पहला ऑर्बिट के अंदर 2, सेकेंड ऑर्बिट में था 8, थर्ड ऑर्बिट में 18। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब इन्होंने ये चीज क्यों बोला इसका 2 ही क्यों रखा, फिर 8 क्यों रखा, फिर 18 क्यों रखा, वो चीज हम आगे देखते हैं, इसके पीछे की साइंस। देखिए, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, 2n², n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, उन्होंने बोला अगर आपको पता करना है कि पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तो आप क्या करिए, 2n² कर दीजिए। n क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल है, जैसे फर्स्ट सेल, तो 2n² से क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 1 × 1, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड सेल के लिए 2 हो गई, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2n², दैट मीन्स 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हो रहा है ना आपको। देन थर्ड, दैट इज m सेल। m सेल के अंदर कितने हैं, m में क्या हो गया, थर्ड सेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो फिर 2n² करो, तो 2n² क्या हो जाएगा, 2 × 3, n² मतलब n को 2 टाइम्स, n क्या है, 3 है, तो 3 × 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, 9 2 जा 18, तो ये क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर हो गया पॉइंट। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, 2n² याद रखना है।
आगे चलते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूशन में कि यहाँ पे आप एक थ्रोली देख लीजिए कि एनर्जी लेवल पे यहाँ पे सेल को अराउंड किया जाए है। फर्स्ट सेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड सेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, थर्ड सेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 18 जो है हो सकते हैं। अब 18 की जो कंडीशन है वो जब हम आगे साइंस पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जब भरेंगे हम तो 8 क्या होता है, स्टेबल माना जाता है। इन्होंने बताया कि 8 क्या है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, कि वो जो एटम है वो स्टेबल बना रहेगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने 8 रखा है। फर्स्ट सेल के लिए जो है स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, लेकिन बाकी जो सेल्स हैं उन सभी के लिए स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 है तो उन्होंने पहले सेल के अंदर रख लिया, हीलियम के पास 2 है तो यहाँ पे 2 रख लिया, लिथियम के पास कितना है, 3 है। अब मैंने बोला था आपको एटॉमिक नंबर याद करने को, तो आपको एटॉमिक नंबर सभी के सभी याद रखने हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बोला। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद रखे होंगे, सिंबल्स याद हो गए होंगे अभी तक आपको, तो ये बहुत आसान आपको लगेगा। लिथियम के अंदर कितने, 3, तो पहले हमने 2 भर दिए फर्स्ट सेल के अंदर, फिर सेकंड सेल में हमने 1 रख दिया, फिर बेरिलियम में हमने रखा, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके से सारी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करते गए। देखिए आपको मैं सोडियम का दिखाता हूँ। सोडियम के पहला सेल के अंदर 2 रखा, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, फिर सेकंड सेल के अंदर हमने 8 रखा, फिर हमने 1 और रख दिया, तो कितने हो गए, 8, 9, 10, 11। तो इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो 11 में हमने 2 पहले फर्स्ट सेल के अंदर 2 रख दिए, सेकंड सेल में हम 8 रख सकते हैं तो हमने 8 रख दिया, थर्ड सेल में जो बचा 1 उसको हमने रख दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई। क्लियर हो रहा है आपका पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं हम। वैलेंसी, देखिए अभी आपने देखा है वैलेंसी को भी हम यही समझते हैं, जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, याद रखना है, जब से बाहर वाले में जितने एटम बच गए हैं उसको एक तरीके से आप वैलेंसी कह सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 8 से कम है, 8 से ये 4 आप लिख लीजिए, 4 से कम है, तो 4 से जितने कम होंगे वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। 4 से जितने ज्यादा हैं, सपोज 5 है, तो आपको बताना है यहाँ पे 5 वैलेंसी नहीं है, कितनी वैलेंसी है, 3 वैलेंसी। क्यों, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 चाहिए तो ये यहाँ पे 3 ले लेगा। अब ये कैसे लेता है, कैसे देता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं आपको, जो अभी मैं बता रहा हूं उसको बस आप पढ़ते चलिए। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी यहाँ पे समझना, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उससे ही हम वैलेंस सेल कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपका। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। आप लोगों ने जो चार्जेस पढ़े होंगे, आयंस के चार्जेस मैंने आपको पढ़ाए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि H+ क्या होता है, Na+ क्या होता है, तो Na+ होता है, सोडियम के अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। K2+ पढ़ा था, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, 2+ पढ़ा, तो वही उसकी क्या है, वैलेंसी। जो आपने 2 और 1 ये सब याद की थी वही क्या है यहाँ पे वैलेंसी है। तो वो जो आपने याद किया था अब वो यहाँ पे भी काम आएगा, आपने फॉर्मूला बनाने के भी काम आया, अब वैलेंस सेल को भरने में भी काम आएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार हम नजर डाल लेते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर 1 है, हमने इसको कई बार देख चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और जितने भी एटॉमिक नंबर आपको बताए गए हैं उन सबको याद कर लेना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज रिफर टू एज एटॉमिक नंबर। कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, मास नंबर क्या होता है। देखिए मास नंबर अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मास क्या होता है, मास मतलब वजन, न्यूक्लियस का ही मेनली वजन होता है। तो मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन अ न्यूक्लियस, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से कितना उनके पास मास होता है उसे हम मास नंबर कहते हैं। और हाइड्रोजन का हमने बताया था आपसे रिलेट करते हुए कि रिलेटिविटी हम अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U होता है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है।
हमने मास नंबर देख लिया, हमने एटॉमिक नंबर देख लिया। चलिए आगे चलते हैं हम। अब जो टॉपिक आपका निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। क्या ये दोनों चीजें आइसोटॉप्स हैं? आइसोटॉप्स में और आइसोबार्स, अभी जो नेक्स्ट आएगा उस पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है हम पहले देखते हैं। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या है? सेम है। यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन की। एग्जांपल भी आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एलिमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट मास नंबर, उनके जो मासेस नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है, बट सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, सर कैसे पॉसिबल है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है और मास नंबर अलग अलग हो जाए? इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट फिजिकली जो ये दिखते हैं वो अलग अलग टाइप से दिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। यहां पे आपको समझना है प्रोटियम के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ट्रिटियम के अंदर क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर हो गया? सबके पास एक 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 अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितना है? एक है। यहाँ पे कितना है? एक है। क्लियर हो गया? हमने बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन हमने न्यूट्रॉन का तो नहीं बताया था। न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, अब उसके ऊपर चार्ज वो बढ़ेगा घटेगा, उसके उससे जो है वेट आपका डिसाइड होगा। तो जो प्रोटियम होता है यहाँ पे प्रोटियम के पास कोई भी यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं कि आप नहीं होता है न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में एक यहाँ पे न्यूट्रॉन देखने को मिल गया और ट्राइटेनियम में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन देखने को मिल गया, इसलिए इसका एटॉमिक वेट 3 हो गया। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। एटॉमिक वेट जो है मास, एटॉमिक मास जिसको आप कहते हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है, तो उसका एक जो है फ्यूल में इसका यूज होता है। अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह आपने सुने होंगे, जो पावर प्लांट जो एनर्जी जनरेट करते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर बम वगैरह आपने सुना होगा, तो ये सारी चीज बनाने में इसका यूज होता है। आइसोटोप्स, इसके यूजेस जो है पूछ ले जाते हैं। आइसोटोप्स कोबाल्ट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स है वो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन जो है, आयोडीन का जो आइसोटोप्स है, तो इसको कहाँ यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ये भी एक प्रकार का रोग है, घेंघा रोग जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये जो है आप बायो सेक्शन में भी पढ़ेंगे वहां पे। तो ये जो है इस चीज के लिए इस तरीके से यूज होता है, वेरियस ट्रीटमेंट्स के लिए, और इसके और अदर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीजें देखी। अब हम इसमें आगे चलते हैं और आइसोबार देखते हैं। देखिए आइसोबार्स क्या होता है, बहुत ही अच्छी सी आपको इसको समझना है। आइसोबार्स को एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए हमने बात की थी पहले एटॉमिक नंबर सेम था, एलिमेंट सेम था। अब क्या कर दिया? एलिमेंट्स अलग अलग कर दिए, एटॉमिक नंबर अलग अलग कर दिया, बट उनका मासेस सेम कर दी। पहले क्या था? मासेस अलग अलग थी, अब एटॉमिक नंबर अलग है, एलिमेंट्स अलग है, एलिमेंट्स यहाँ पे अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, और मास यहाँ पे सेम कर दिया है। उसे हम आइसोबार कहते हैं। जहां पे मास सेम हो उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट? एग्जाम्पल दिया गया है आइसोबार का। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है कितना है? 20। एंड आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। ये एलिमेंट से आपने याद कर लिए होंगे आई थॉट। इन सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, पर इनका मास नंबर 40 है। दोनों का वजन निकल के आया वो कितना है? 40 U है। क्लियर हुआ पॉइंट्स? तो ये आप एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये हमारे थे आइसोबार्स, आइसोटॉप्स। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब हम देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपके सामने यहाँ पे रखा है, जैसे कैल्शियम का और आर्गन का, ये हमने पढ़ लिया। एक ये Fe आयरन का और निकल का,
जिनके 858 ये लिखने का तरीका है। जब भी एटॉमिक लिखा जाएगा तो सपोज सिंबल लिख दिया जाएगा। एक मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया आर्गन को। तो यहां पे आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमारा कैल्शियम और ऑर्गन, एक आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल देके कि कैल्शियम का, तो कैल्शियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर आप लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, नीचे साइड में यहाँ पे 20, और एटॉमिक मास हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। क्लियर हो गया। जब भी इस तरीके से लिखा हुआ आए सिंबल तो आपको समझ लेना है जो ऊपर लिखा है वो क्या है, एटॉमिक मास है, और नीचे जो लिखा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको, इस तरीके से लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये यही था हमारा लेक्चर आज का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कैसा रहा लेक्चर आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको अराइज होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप अपनी चैनल लिंक वगैरह सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।